नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज वोटर जरूर कह रहा होगा स्वागत नहीं करोगे हमारा। जी हां, क्योंकि कर तो गया है वोटर अपना खेल, यानी दे दिया है उसने अपना मतदान। वो भी कौन सी तारीख को? उसी तारीख को जिस दिन था मंगलवार। और अब नतीजे यानी जो उसने किया वो अब निकल रहा है बाहर। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो कर गया है मतदाता, अब आज आ रहे हैं उसके नतीजे। तो नजर हमारी पैनी बनी हुई है, हर सीट पर हम फोकस बनाए हुए हैं। रुझान जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे आपको बता रहे हैं और लगातार हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल भी मौजूद है, आपको परिचय होगा। लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस हमारे पास आए हैं। इमरती देवी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे, कमलनाथ साहब ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे, और जल्दी से क्विक रिएक्शन भी हमारे जो मेहमान हैं उनका लेंगे। उससे पहले जो बड़ी खबर है, सबसे पहले उससे आपको रूबरू करा देते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, रुझान तो आ ही रहे। मानधाता में 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। मानधाता काफी हाई प्रोफाइल सीट से भी कहा जा रहा था। दिलचस्प, यहां नारायण पटेल 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। मानधाता विधानसभा सीट 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं नारायण पटेल। उत्तम पाल सिंह, जिनके लिए पहले ही कहा जा रहा था कि क्या वाकई सोच समझकर कैंडिडेट चुना है कांग्रेस ने। तो मानधाता सीट जहां से चौथा चुनाव लड़ रहे हैं नारायण पटेल, और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जल्दी से क्विकली आपको बता देते हैं 16 सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। अब तक जो रुझान सामने आए हैं, सुबह से लगातार हम बने हुए इस बड़ी कवरेज पर, जिसमें बीएसपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 10 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस। तो सावेर में तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। आपको क्विक में जल्दी से बता देती हूँ कहां से कौन कौन आगे चल रहा है। तुलसी सिलावट आगे, सावेर ब्यावरा से नारायण सिंह आगे चल रहे हैं, नेपा नगर से सुमित्रा देवी आगे चल रही है, सुभाषचरा से हरदीप सिंह साहब आगे चल रहे हैं, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह आगे चल रहे हैं, सुर्खी में गोविंद सिंह आगे चल रहे हैं, बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आगे चल रहे हैं, ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल आगे चल रहे हैं, डबरा में इमरती देवी, अनूपपुर से बिसाहू लाल सिंह, हाटपिपलिया से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह आगे चल रहे हैं। और मानधाता से अब तक जो अपडेट्स आ रहे हैं यही कि नारायण पटेल आगे चल रहे हैं। तो लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। उत्तम पाल सिंह पीछे चल रहे हैं, और जब विश्लेषण भी हो रहा था तो ये कहा जा रहा था कि क्या सोच समझकर टिकट बांटे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन आज वो दिन है जब नतीजे सामने आ रहे हैं। मतदाता ने प्रत्याशी की किस्मत जो लिख दी है, अब उसका नतीजा सामने आ रहा है। और आज का वो दिन मंगल फैक्टर मध्य प्रदेश की सियासत में काफी अहम किरदार निभा रहा है। वो भी ये कि मंगल से हनुमान भक्त जुड़े, और हनुमान भक्त यानी कि कमलनाथ, जो कांग्रेस अब तक कहती आई है। अब बीजेपी कह रही है कि क्या हनुमान जी की कृपा सिर्फ कमलनाथ पर ही बरसेगी, कांग्रेस पर नहीं बरसेगी, और क्या हनुमान जी सिर्फ कांग्रेस पर ही मेहरबान होंगे, बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं। तो कई तरह की बयानबाजियां इस चुनावी दौर में भी आपने देखी। लेकिन मतदाता ने क्या बयानबाजियों पर वोट किया, क्या कर्ज माफी पर वोट किया, या गद्दार वफादार टिकाऊ बिकाऊ पर वोट किया, या अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं या समस्याओं को लेकर वोट किया। कई जगहों पर ढोल नगाड़े बजना भी शुरू हो गए, जैसे कि अभी हमने आपको सावेर की तस्वीर से भी रूबरू कराया। लगातार वहां पे भी हमारे संवाददाता कविता बनी हुई है, वो हमें अपडेट करा रही थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां नाच गाना शुरू हो गया है। अभी तो शुरुआत है, लेकिन अभी से ही इतना कॉन्फिडेंस, क्या इसे ओवर कॉन्फिडेंस समझें या वाकई तुलसीराम सिलावट के प्रति जनता का प्यार। ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती रहेंगी। और हम आपको बता रहे पोहरी की तस्वीर है। बीजेपी प्रत्याशी ने पोहरी में बढ़त बना दी, आगे चल रहे हैं। पोहरी से बीजेपी कैंडिडेट बसपा की कैलाश कुशवाहा को पीछे कर दिया इन्होंने। पोहरी से बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़, वर्तमान में मंत्री और दूसरी बार मैदान में है। लेकिन अब महगांव भी देखिए, महगांव भी कुछ इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अब धीरे धीरे। और यहाँ पे भी हालात, कांग्रेस की हेमंत कटारे यहाँ पीछे चल रहे हैं, बीजेपी ने यहाँ पे भी बढ़त बनाई हुई है। और चलिए, जिनके आंसू निकले और मध्य प्रदेश की सियासत में कोहराम मचा दिया, इमरती देवी। जी हाँ, सुनिए इस वक्त वो क्या कह रही हैं। और इसी के साथ और भी कुछ नेता है जिनकी बाइट्स हमारे पास आई हैं, जिनमें कमलनाथ साहब भी है। पहले इमरती देवी को सुनिए, उसके बाद कमलनाथ साहब, और ऐसे ही जो जो रिएक्शंस आते जाएंगे वो भी आपके सामने। पहले इमरती देवी।
हर वक्त मत्ता टेकती हूँ, जब अंकलेश्वर के यहाँ से निकलती हूँ मैं बजरंगबली पे पूरा विश्वास करती हूँ, भोलेनाथ पे विश्वास करती हूँ और मैं बहुत दिल से ईश्वर को चाहती हूँ और जनता को मैं बहुत दिल से चाहती हूँ। तो जनता आज देख रहे हो, लोगों ने कुछ भी कहा लेकिन मेरी जनता मेरा साथ देगी और मेरा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की कई ऐसी सीटें आएंगी, 1-2 सीट कमलनाथ जी को मिलेगी। तो कुछ भी बोलते रहे, बोलने से कुछ नहीं। उनने जो महिला का अपमान किया था उसका बदला आज बजरंगबली उन्हें देंगे। भोलेनाथ अखिलेश्वर महाराज बैठे हैं, वो उनका बदला। कितना भरोसा है? पूरा का पूरा 100 के 100%, 110%। कितने पार जा रहे हैं और आगे। और चलिए इसी बीच कमलनाथ साहब ने भी क्या कुछ कहा है, फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उनको लेकर वो आप सुनिए। मुझे मध्य प्रदेश के 28 सीटों के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सर, शुरुआती रुझान आपके फेवर में नहीं है। आप घंटे पर रुक जाइए, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? आप देखिएगा आश्चर्यजनक। तो आप देखिएगा क्या आश्चर्यजनक नतीजे सामने आते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के 28 सीटें जो मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगी, क्या बीजेपी रहने वाली है या फिर कांग्रेस रहने वाली है? कमल कौन सा होगा ये साफ होगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी हम आपको मुलाकात करवा देते हैं, तारुफ करा देते हैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए, मध्य प्रदेश का जो चुनाव है काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। देखिए चुनावी समय में आपने देखा और अब जो नतीजे आ रहे हैं उससे पहले ही कई तरह की खबरें भी सामने आई। सुबह से जो ट्वीट आया दिग्विजय सिंह साहब का, उसमें उन्होंने बताया कि हनुमान जी बिल्कुल निराश नहीं करने वाले हैं कमलनाथ जी को। तो निराश नहीं होंगे कमलनाथ जी अगर उनके ट्वीट को समझ लीजिए। और उसके अलावा मध्य प्रदेश की सियासत को समझिए तो मतदाता ने बड़ा ही अहम रोल हर बार प्ले करता और इस बार भी किया है, लेकिन उसने किसके पक्ष में मत दिया है ये समझना बेहद दिलचस्प होगा और उसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही घंटे हैं बाकी जिसमें ये समझ में आ जाएगा, नतीजे साफ हो जाएंगे कि कौन से मुद्दे को जनता ने पसंद किया है। या फिर जो राजनीतिक समीकरण हम समझने की कोशिश कर रहे थे, मुद्दों पर चुनाव हुआ, बयानबाजियों पर चुनाव हुआ, कर्ज माफी पर वोटर ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है पार्टियों की तरफ, तमाम सारी चीजें हैं जिन्हें इलेक्शन टाइम में पूरी तरह से हमने आपके सामने रखा। विश्लेषण भी हुए, हर सीट की बात हुई, लेकिन आज वो दिन है जब मतदाता ने अपना काम कर दिया है। अब जो वक्त है वो नतीजों का वक्त है और ये नतीजे निकलकर सामने आएंगे और बताएंगे कि किसके पक्ष में जो मतदाता है उसने वोट किया है, किसकी सरकार बनी रहेगी या फिर बनेगी, कमलनाथ साहब आएंगे या फिर कमल जो शिवराज जी जिस चिन्ह के लिए आगे वोट भी मांगते हैं वो बना रहेगा। हालांकि इस बार ये भी हमने देखा कि जो पार्टी बदल कर आए वो पार्टी तो बदल गए, लेकिन जो जुबान उनकी सेट थी उसको नहीं बदल पाए। शायद कई जगहों पर उन्होंने बन गए हैं अब वो बीजेपी के कैंडिडेट, लेकिन कई जगह उन्होंने कांग्रेस के चिन्ह पर वोट मांगे। खुद सिंधिया साहब भी एक बार उनकी जुबान फिसल गई। तो ऐसे कई घटनाक्रम मध्य प्रदेश की सियासत में देखे गए जिनको लेकर खबरें भी आपके सामने आती रही और कई बार इस पर चर्चाएं भी हुई, बहस भी हुई कि आखिर दल बदलने के बाद भी क्या सोच नहीं बदल पा रहे हैं प्रत्याशी। और इस बीच जो बयानबाजियों का स्तर रहा उसको तो आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश पर पूरे देश की नजर थी कि आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति हो रही है, राजनीति का स्तर मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है। इसके इतर जो मुद्दे सामने आए, जैसे कि कल ही कमलनाथ जी ने कहा कि इतनी सीटें हमारी आ रही हैं, कांग्रेस जीतने वाली है, बीजेपी साफ होने वाली है, ये उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। और अभी जब सुबह से हम चर्चा कर रहे थे तो कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े, उन्होंने भी अपनी अपनी टिप्पणी रखी। उन्होंने कहा कि शाम तक आपको बीजेपी के प्रवक्ता ही नहीं दिखेंगे। इस तरह के कॉन्फिडेंस लेवल भी हमें दिखाई दिया। और चलिए इसी बीच आपको बता देते हैं दिग्विजय सिंह साहब ने क्या कुछ कहा है इस रुझान को लेकर, पहले आप वो सुन लीजिए। ये परिणाम है पोस्टल बैलेट के। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जो पोस्टल बैलेट में 80 साल की उम्र के ज्यादा, दिव्यांग और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स, इसमें तो कांग्रेस के लोगों को वोटर लिस्ट ही नहीं मिल पाई कौन कौन वोट डालने जा रहा है, तो वो तो होना ही था। मैंने कहा हुआ है कि जनता वर्सेस प्रशासन चुनाव हो रहा है। अब देखिए ईवीएम की खुलने दीजिए, पता पड़ेगा।
तो पहले ही साफ कर दिया दिग्विजय सिंह साहब ने कि ये जो चुनाव है जनता वर्सेस प्रशासन हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस साइड हो जाइए, जनता वर्सेस प्रशासन ये चुनाव चल रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो दिव्यांग हैं, जो वोटर्स हैं जिन्होंने पोस्टल बैलेट का उपयोग किया, उनकी तो लिस्ट ही नहीं मिल पाई। तो आरोप प्रत्यारोप अभी से ही शुरू हो गए। लेकिन हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है अनादि को आप देख रहे हैं, और उसमें आप देखिए मेरे ऊपर जो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है भाजपा, उसे 17 से 18 सीटें फिलहाल रुझान के हिसाब से मिलती हुई दिखाई दे रही है। और रुझान ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है 9 से 10 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का एक हो सकता है खाता खुल भी जा, हो सकता नहीं भी खुले। लेकिन इन्हीं रुझानों को लेकर आगे बढ़ते हैं और चर्चा की तरफ। आपका मेहमानों से परिचय, सबसे पहले बहुत देर से हमारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, माफी चाहूंगी, लेकिन जो जरूरी चीज है वो भी बताना दर्शकों को जरूरी होता है। धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, हिदायतुल्लाह शेख साहब हमारे साथ बने हुए बीजेपी से, ऋषि पांडे साहब राजनीतिक विश्लेषण में आप माहिर हैं और काफी हद तक हम समझने की कोशिश करें तो जो बहुत सारी बातें आपने समझाई वो भी अगर नतीजे आएंगे और उसमें सटीक बैठेंगे तो वो भी एक बहुत ही चर्चित हो जाएगी बात। आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भटनागर जी हमारे एडिटर इन चीफ मौजूद हैं, मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं, और रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत बड़ा डिस्कशन हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बीजेपी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमने राजू मालवी जी भी, हिदायतुल्लाह शेख साहब हमारे साथ जुड़ी, हमने उनसे कहा कि आज आप लोगों से पूछ रहा होगा हर कोई कि आपको क्यों नहीं कोई बोल रहा कि आइए आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप तो मध्य प्रदेश में है, भोपाल में। हिदायतुल्लाह शेख साहब। निश्चित तौर पर ये जो परिणाम है, ये परिणाम मध्य प्रदेश के विकास के परिणाम है। जो लोग लगातार ये बात कर रहे थे, खरीद गया, बेच दिया गया, 35 करोड़ 50 करोड़, और जो नाना प्रकार की बयानबाजी इस चुनाव के अंदर करी है, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। और निश्चित तौर पर कमलनाथ जो दिग्विजय सिंह जी जो बोल रहे थे, इसे अंतिम परिणाम मत समझिए, निश्चित तौर पर मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ने वाली है। लेकिन आप दिग्विजय सिंह जी को जरा बता दीजिए कि अधिकतर विधानसभा सीटों पर दूसरे और तीसरे चरण के परिणाम घोषित हो गए और उसके ये रुझान है। ये रुझान अभी 2 घंटे पहले के नहीं है, आप लगातार, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह जी का ये बयान इसमें दिखाना कोई मतलब का दिखता नहीं है। ये बयान शायद 2 घंटे पहले दिखाते तो कोई काम का रहता। भारतीय जनता पार्टी आप अभी दिखा रहे हैं करीब 17 सीटों पर अपनी स्क्रीन पे। मेरे पास जो आंकड़ा है वो 20 सीटों का है। हम 20 सीटों के ऊपर आगे चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, 28 सीटों के अंदर। मतलब कांग्रेस का सीधे 20 सीटों का नुकसान होने वाला है जो पिछले विधानसभा चुनाव में परिणाम आए थे। ठीक है, इंतजार करना लेकिन अभी भी बाकी होगा, देखना होगा अगर ये आंकड़ों में बदलते हैं तो किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह साहब ने जो कहा धर्मेंद्र जी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी से ही आरोप प्रत्यारोप, अभी से ही कोसना शुरू? अभी तो शुरुआत है और इन लोगों ने सपने देखना शुरू कर दिए। अभी 12-1 बजे के बाद जब परिणाम की टहनी और ये बदलना शुरू होगा रुझान जीत में, तब बीजेपी के प्रवक्ता मुझे नहीं लगता किस मुंह से अपनी हार स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि जनता ने तो आप जीत रहे हैं तो फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं ना। दिग्विजय सिंह साहब फिर क्यों कह रहे हैं कि आपने तो दिव्यांगों की सूची या जो पोस्टल बैलेट से दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, उनकी सूची नहीं दी। उन्होंने कहा कि अभी तो ईवीएम नहीं खुली है, ईवीएम खुलने दीजिए। तो पहले से तो आप लोगों ने आरोप सेट कर रखे हैं कि क्या क्या कहना है। अब ईवीएम और बैलेट पेपर में मैं जाना नहीं चाहता, जनता के मैंडेट पर चर्चा करते हैं। जनता कांग्रेस के साथ है और इन गद्दारों को सबक सिखाएगी। चलिए ऋषि पांडे साहब के पास जाते हैं, राजनीति का चर्चित चेहरा, और हम सर विश्लेषण आपका चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं इस इलेक्शन जो बीता उसको, और अब जो नतीजे रुझान आ रहे हैं उसको? देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले से क्लियर था कि बीजेपी को बढ़त मिलना है। क्योंकि बीजेपी की जो लड़ाई थी वो कांग्रेस के मुकाबले बहुत कांग्रेस की लड़ाई ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि कांग्रेस को सरकार को फिर से बनाने के लिए सभी 28 सीटों की ज़रूरत थी और बीजेपी को मात्र 8 से 9 सीटों की। और चूंकि सत्ता में है, सत्ता के इलेक्शन में थोड़ा सा एक एलिमेंट अलग सा भी जुड़ता है, तो इसलिए बहुत इजी हो जाता है। पर जो मुद्दे तो इस चुनाव में सब गौण हो गए थे। मुद्दे सिर्फ टिकाऊ, बिकाऊ और वफादार और गद्दार के इर्द गिर्द ही चुनाव पूरा चलता रहा। भाषा की मर्यादा टूटी है। बहुत सारी इस चुनाव में हमने बहुत नीचे स्तर भी देखा है राजनीति का। तो ये इसके बावजूद यदि ये परिणाम आ रहे हैं कि अभी बीजेपी 17-18 पे लीड कर रही है, कांग्रेस 10 पे है, अन्य भी 1 पे है, तो अभी ये जो हमारे प्रवक्तागण दोनों जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी हमको 12 के बाद थोड़ी सी और पिक्चर क्लियर होगी। जब पिक्चर क्लियर होगी तब पता लगा कि क्या स्थितियाँ हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत
इस चुनाव के अभी तक के जो रुझान से जो चीज़ें समझ में आ रही है, एक तो ये कि बीजेपी को एक बहुत ही कंफर्टेबल जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है और बीजेपी को अपनी सरकार को बचाए रखना कोई बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं होगा, बहुत इजी है, क्योंकि बीजेपी बहुत निकट है बहुमत के आंकड़े को पार करने के, करके और उसके बाद भी अगली 3 साल तक बीजेपी की सरकार को मुझे नहीं लगता है कि कोई खतरा आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ। दूसरा, कांग्रेस में जरूर अंतरकलह की स्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि इस परिणाम के बाद जबकि कांग्रेस का ये कहना था कि जो आयाराम गयाराम की संस्कृति है, गद्दारों को प्रदेश की जनता माफ़ नहीं करेगी, वो सारी आरोप भी इसके परिणाम के साथ खारिज हो जाएंगे, क्योंकि जनता की अदालत का फैसला आएगा और जब जनता की अदालत के फैसले में उनको स्वीकृति मिल जाएगी, स्वीकारोक्ति वहाँ से मिल जाएगी, तो एक उसके बाद कांग्रेस में भी एक उठापटक का दौर हम बहुत निकट भविष्य में देखते हैं कि ये हो सकता है। बिल्कुल सर, और जिस तरह से आपने कहा कि जनता ने जो वोट किया है, जो नतीजे सामने आएंगे वो बता देंगे कि उन्होंने किस चीज़ को पसंद किया है। कि कांग्रेस बार बार जो कह रही थी इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो जनता लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, और भी तमाम मुद्दे। मनोज वर्मा जी के पास चलते हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, पत्रकारिता का अपना एक अनुभव है आपका, काफी समय से आप मध्य प्रदेश को देख रहे हैं मनोज सर, और इन चुनाव में भी आप और हमारी पूरी टीम पहुंची थी धरातल पर, वोटर्स से जाना, प्रत्याशियों से जाना। अब जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर आपका एनालिसिस? देखिए पारुल, निश्चित तौर पर जो कुछ हमने देखा प्रवक्ताओं ने कहा और जो ऋषि पांडे जी ने जो कुछ कहा, लेकिन उसके दिलचस्प अगर हम बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ताओं की मान लें कि हम थोड़ा इंतजार भी कर लें, तो अगर 2018 के अगर हम चुनाव की बात करें तो जो 28 सीटें उनमें से 27 कांग्रेस के पास थी, आगर मालवा बीजेपी के पास थी, और जो 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी वो 14% वोटों का अंतर था। बीजेपी को जो वोट मिले थे टोटल और कांग्रेस को जो मिले थे वो लगभग 4,99,000, 5 लाख के आसपास वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला था बीजेपी के मुकाबले। तो औसतन एक सीट पर हम मान लें कि 18,500 के आसपास वो आंकड़ा जाता है। उनमें से 5 या 6 सीटें ऐसी थी जिसमें हम देखें कि डबरा है, करेरा है, बमोरी, मुंगावली, सुभाषराव, मुरैना, ये वो सीटें थी जो 2013 में भी कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन 2018 का अगर 2020 का जो उपचुनाव हो रहा है, इनमें से ज्यादातर सीटें, अगर हम करेरा की बात छोड़ दें, जब बीजेपी पीछे चल रही है तो ज्यादातर इनमें से बीजेपी आगे चल रही है कांग्रेस के मुकाबले। तो एक ये दिलचस्प बात है कि कांग्रेस को ये सोचना होगा कि अगर 2 साल के अंतराल में ऐसा क्या कुछ हुआ कि जिन सीटों पर 5 लाख की लीड थी उसको गंवाती जा रही है। सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी तो अगर 5 सीट 10 सीट भी जीत रही है तो वो कांग्रेस से ही छीन रही है, तो एक प्लस पॉइंट उनका ये हो सकता है। लेकिन अगर ग्वालियर चंबल के नजरिए से देखें तो मुरैना जिले में बीजेपी की स्थिति कमोबेश पहले जैसी है। पिछली बार 5-0 का आंकड़ा था, 5 कांग्रेस थी, 0 पे बीजेपी थी, और अभी 3-2 की स्थिति बन रही है, और हो सकता है 4-1 की स्थिति बन जाए कि 3 कांग्रेस, 1 बसपा और 1 पे मुरैना जैसी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार फिलहाल तीसरे नंबर पे चल रहा है। लेकिन ये जो टेलियम दिखा रहे हैं 17 की, ये आगे पीछे इसलिए हो सकती है, जैसे आगर मालवा की हम बात करें तो आगर में 200 से कम वोटों की लीड है विपिन वानखेड़े के पास बीजेपी उम्मीदवार से। बात करें हम भांडेर की तो 1000-1200 की लिस्ट कांग्रेस उम्मीदवार के पास है। तो ये वो टेली है जो हो सकता है समय के साथ कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये मानकर चलिए कि बीजेपी किसी सूरत में अभी की स्थिति में 15 सीटों से नीचे जाती नहीं दिखेगी। आप बिल्कुल जो ट्रेंड है, अगर रत्नाकर जी इसी तरह चले तो फिर भी 15 से नीचे तो नहीं जा रही है। बकौल मनोज जी, रत्नाकर जी आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, बीजेपी की स्थिति पहले से ही मजबूत दिख रही थी। अभी हमारे साथ ऋषि पांडे जी ने बात की, मनोज जी ने बात की। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है पारुल की जो शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं उनमें ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी ही आगे चलती दिख रही है, और जो लीड जिस तरीके से बढ़ रही है, आप अगर सांवेर में 6000 के करीब का आंकड़ा पहुंच गया है तो एक डिसाइसिव फैक्टर हो जाता है। उसके बाद में चीज़ें वाकई बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही। मेहगांव सीट पर अभी हमने देखा हेमंत कटारे पीछे चल रहे हैं, वहां पर काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था कांग्रेस के लिए भी। प्रत्याशी के चयन तक में उस पार्टी में बड़ी उठापटक चली। अभी जैसे भीतरघात या इसकी बात चल रही थी कि पार्टी के भीतर असंतोष के स्वरूप बढ़ने लगते हैं, तो मेहगांव वो सीट थी जिसने चुनाव के पहले दिखा दिया था कि जो प्री पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो कांग्रेस के अंदर क्या हो सकता है। 15 सीटों के करीब का जो आंकड़ा है मुझे भी ये लग रहा है, बल्कि 15 से ज्यादा हो सकता है। और आप ये देखेंगे 18 से 20 के करीब में बीजेपी आपको जीतती हुई दिखेगी और बाकी नतीजा शाम तक आ जाएगा। हालांकि कमलनाथ जी ने जो कहा था कि 1 घंटे रुक जाइए, मेरे ख्याल से उस बात को भी कहे हुए 2 घंटे हो गए, तब वो भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से पासे धीरे धीरे पलटते चले जा रहे हैं। लेकिन आखिरी नतीजा आने तक हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बढ़त का अनुमान लगा सकते हैं, और बढ़त यही दिख रही है कि कम से कम 1.5 दर्जन सीट पर या 20 के करीब बीजेपी आगे चलेगी और निर्णायक जीत भी हासिल कर सकती है वहां पर। पारुल,
मेरे वरिष्ठ आप सभी बैठे हुए हैं, रत्नाकर सर, ऋषि सर, मनोज सर, और आपकी तरफ से एक एक प्रश्न मैं चाहूंगी कि जो दोनों ही पक्ष की तरफ से बैठे हुए हिदायतुल्लाह साहब और धर्मेंद्र सर, उनसे पूछा जाए। पहले मनोज सर आपकी तरफ से। धर्मेंद्र शर्मा जी से पहला सवाल है कि धर्मेंद्र जी, क्या कारण रहा कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल में जहां आपने पूरी ताकत झोंकी, जहां पर आपने कहा कि गद्दार बिकाऊ टिकाऊ का आपने नारा दिया, वहां कांग्रेस उतना अच्छा परफॉर्म अभी के हिसाब से नहीं कर पा रही? क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद स्थिति बदलेगी, तो अभी जहां आप खड़े हो उसका क्या कारण देख रहे हो कि आपने एकमात्र सिंधिया पर फोकस रखा, बाकी मुद्दे आप पीछे चले गए? जो आप कह रहे थे कि हमने जो 900 से ज्यादा वादे किए हैं और 400 से ज्यादा पूरे कर दिए हैं, वो जनता तक आप ले जा नहीं पाए? सीट चाहती है और इनमें से 12 से 14 सीट कांग्रेस जीतेगी। तो आप तो 28 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं पूरी। मैं अभी ग्वालियर चंबल की बात कर रहा हूँ 16 सीटों की। 16 में से 12 से 14 सीट कांग्रेस आपको जीतती हुई दिखेगी। और ग्वालियर चंबल के लिए तो ये चुनाव प्रतिष्ठा का है, क्योंकि जिन लोगों ने गद्दारी की है, अपनी मां पार्टी को धोखा देकर जिस तरीके से दल बदल किया और एक जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, वोटों की सरकार को हराकर नोटों की सरकार बना दी, उसका अभी परिणाम जब आने लगेंगे करीब, आपको देखेगा कि ग्वालियर चंबल की जनता गद्दारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आपको लग रहा है ऋषि पांडे जी कि गद्दार और ये मुद्दा था इस चुनाव में? क्योंकि जिस प्रकार के रुझान हम देख रहे हैं और जनता, क्योंकि हमने गुजरात में देखा 8 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, इसमें से 7 अभी आगे चल रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। मुझे लगता है जनता तक ये चीजें उस गंभीरता से जनता ने नहीं लिया। राजनीतिक दलों ने तो पूरी कोशिश की कि इसको मुद्दा बनाए, लेकिन जनता ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, और वही उसी का परिणाम है कि आज जो चुनाव परिणाम जिस तरीके से आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने अपने शुरुआत में बताया था मनोज जी कि जो फासला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पिछले चुनाव के समय वोटों का, सीटों का, वो उसके बावजूद 28 में से 27 सीटें कांग्रेस के पास थी, और आज यदि कांग्रेस 8 या 9 सीटें ही जीत पाने की स्थिति में, मैं भी जीत पाने की स्थिति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनाव परिणाम आए नहीं, काफी उलटफेर की संभावना है कि ये किसी भी करवट बैठ सकता है। बिहार का हम देख रहे हैं, बिहार में सुबह क्या स्थिति थी, अब क्या होगी, दोपहर को क्या होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि ये जो मुद्दा है, ये जिस समय ये दलबदल हुआ था मार्च के महीने में, जब होली के आसपास ये जब उठा था, तब जो माहौल था और चुनाव के दौरान जो हमने माहौल को देखा, और जिस मैंने कहा ना भाषा की जो मर्यादा टूटी, भाषा के जो संस्कार थे वो जिस तरीके से तार तार हुए, उसको देख के लग रहा था कि जनता के मन में कहीं ना कहीं कोई प्रतिशोध की भावना होगी। वो प्रतिशोध नेताओं तक ही सीमित रहा, मतदाता के स्तर तक नहीं आ पाया। वो आपको लगा है कि जो आइटम है, एक आइटम बाकी सारे मुद्दों पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि इमरती देवी चुनाव जीतती नजर आ रही है? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कमलनाथ जी वो वाली लाइन नहीं बोलते जिसको लेके इतना बवाल कटा। उनका भी एक दिन का स्टार का तमगा छीना गया और एक व्यर्थ की कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। वो नहीं भी होता तो तब भी मुझे लगता है कि डबरा सीट की लीड देखिएगा, अच्छी लीड जाएगी, क्योंकि इमरती देवी पिछले 2-3 इलेक्शन से वहाँ पे लीड कर ही रही। तो वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ पे पार्टी से ज़्यादा उम्मीदवार या उम्मीदवार के पीछे का जो चेहरा है, सिंधिया वाला चेहरा, उस पर्टिकुलर ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ सीटों पर वो फैक्टर जरूर काम किया। विधायक जी, मुझे लगता है कुछ आपके मन में है, क्योंकि अगर जिस हिसाब से कैंपेन चला तो आपके लिए तो फायदेमंद है कि सिंधिया का प्रेशर एक कम हो जाएगा अगर उनके लोग ज्यादा हारते हैं, और आपके जो बाकी लोग मालवा निवाड़ में अच्छा कर रहे हैं, तो आपके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है कि सरकार भी बच गई है, प्रेशर भी खत्म हो गया। नहीं मनोज जी, ये आपका इस किस्म के आकलन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, यहाँ पर कोई किसी की प्रेशर पॉलिटिक्स वाली बात नहीं होती। लेकिन एक बात जो आप शुरू में उठा रहे थे वो बात अच्छी थी, जब आप और परसेंटेज की बात कर रहे थे। पिछले चुनाव के अंदर जब आप बात कर रहे थे कि इन सीटों के बाद भारतीय जनता पार्टी कमोबेश 16% वोटों से पीछे थी। आज अगर स्थिति में बात कर ली जाए तो अभी जो जितने रुझान और परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 53% का वोट आया है, कांग्रेस 40% पे। मतलब कुल मिलाकर आज 28% से ज्यादा वोटों को हमने अपने पक्ष में बदला है इन 15 महीनों की सरकार के। लेकिन हमने अपने पक्ष में बदला है, एक तो ये इसके अंदर विषय होता है, दूसरा विषय ये होता है कि ये 15 महीने के सरकार के कामकाज का भी परिणाम था, जो कमलनाथ जी बार बार सामने रख रहे थे। हमारे 900 वादे, 1000 वादे, मतलब हर बार इनके आंकड़े बदल जाते थे कि इन्होंने वादे कितने करे और पूरे कितने कर दिए, तो ये उसका भी परिणाम था।
और ये हमने अभी वो आने के बाद सरकार के अंदर करा, जो कोरोना को लेकर हमने बात करी, या जो शिवराज सिंह जी ने पुरानी संबल योजना हो जाए, या मेघावी छात्र योजना हो जाए, या हमें जो आंगनबाड़ी में जितनी योजना है सब कराएंगे होता, तो जनता इस चीज को करेगी। अब इस बात का जवाब इन लोगों को भी देना पड़ेगा जो बिकाऊ बोल रहे थे, इस बात का इन लोगों को देना पड़ेगा जो गद्दार बोल रहे थे। और जब कांग्रेस किस्म की बात करती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये कौन सा पैमाना, कौन सा फार्मूला लगाते, कन्हैयालाल अग्रवाल में कोई गद्दार नहीं दिखता है ना, पाकिस्तान के अंदर इन्हें कुछ नहीं दिखता। बाकी अगर चोर आ जाता है और वो भी सरकार छोड़ के आए, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, इस बात को बताना चाहिए कि जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए वो कौन थे, वो उस सरकार का अंग थे, वो उस विधायिका का अंग थे, वो विधायक थे, वो मंत्री थे, वो सरकार छोड़ के आए क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश को बचाना था, उनको मध्य प्रदेश को सेठ कमलनाथ से बचाना था, नहीं तो वो बिकने वाला था, मध्य प्रदेश को बेचने की वो चीजें चलने लग गई थी। इनको कहीं किसी चीज के अंदर नहीं थी, हर चीज के ऊपर ये तो परिणाम है, ये तो जो कमलनाथ डाल के पड़ोस में सलमान खान को खड़ा करा था, ये उसके ऊपर ही जनता का परिणाम है। लेकिन आप 15 महीने की बात कर रहे हैं, आप अपने 7 महीने के कामकाज पर इसको क्यों नहीं मान रहे हैं कि आपके 7 महीने के कामकाज को देखकर भी जनता ने वोट किया होगा? जो कांग्रेस के लोग आए थे वो अपने साथ एक वोट बैंक लेके आए, आपने ग्वालियर चंबल में सिंधिया अपने साथ कार्यकर्ता भी ले आए, वहाँ पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। और बीजेपी की इतनी ताकत है संगठन की, संघ की, इसके बाद अगर ग्वालियर चंबल में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जनता ने आपको नकारा या कांग्रेस ने जो कैंपेन चलाया उस पर मोहर लगाई है? नहीं, एक तरफ कांग्रेस तो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, फिर भी कांग्रेस के लोग आके बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि अभी तो रुकी है, मतलब उसमें दिग्विजय और कमलनाथ जैसे लोग शामिल है कि अभी 2 घंटे में स्थिति बदलेगी। हम तो आगे चल रहे हैं मनोज जी, हमारी बात पर भरोसा करिए, अभी स्थिति बदलेगी। अभी दूसरा ये बताइए, ऋषि पांडे जी को सवाल कर रहे हैं हिदायत जी, वो जहां पर हो रहा है इन सीटों में पीछे वो बहुत बड़े अंतर से नहीं जा रही है जी। बाकी अभी अपन जब बात कर रहे थे उधर की, आप ग्वालियर चंबल की बात कर रहे थे, मालवा निमाड़ में भी बात कर रहे, तो क्या चल रहा है अगर सीट के ऊपर 100-150 सीटों का वोटों का आगे चल रहा है। मनोज चौधरी जो आप पहले राउंड में आप पीछे बता रहे थे, अब हाथ टिकने से मनोज चौधरी हम नहीं बता रहे, चुनाव आयोग ने जो बताया वो टेली हम बता रहे हैं। ऋषि पांडे जी आपसे एक सवाल विधायक जी, आपको लगता है कि जो डबरा का बताया मैंने चुनाव आयोग को बताया है, जो चुनाव आयोग ने जारी करा है, जब 20% की बात कर रहा था वो भी मैंने चुनाव आयोग का ही बताया है आपको, तो निश्चित तौर पर वहां पर आगे बढ़ने वाली बात है। और हमें उम्मीद है कि अभी ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरा लीड लेने वाली है। ग्वालियर चंबल संभाग की आप बात मान लीजिए, क्योंकि वहां पर मतदान आपने पहले भी देखा है कि जो जहां के मतदान केंद्रों का अभी पेटियां वो खुलती है या जाके परिणाम आते हैं, वो कहीं न कहीं एकदम बल्क में निकलते हैं, वो सारी अभी हिदायतुल्लाह शेख साहब, पांडे सर, ऋषि पांडे सर आपसे सवाल। देखिए हिदायत जी, आपने जो मुद्दे बताया कि कमलनाथ ने सलमान खान ने किसी कमर में हाथ डाला, क्या आपको लगता है कि ये इशू वो जो वोटर है बदनावर का या डबरा का, उसके दिमाग में वोट डालते समय वाला पॉइंट रहा होगा? ये सिर्फ नेताओं की बयानबाजी तक सीमित रहता है, इसको मुद्दा बनाने तक, लेकिन ये मुद्दे होते नहीं आमतौर पे, ये सिर्फ एक भावनात्मक रूप से आप लोग क्रिएट कर देते हैं और उसको मानते हैं कि इस आधार पे चुनाव वोट होंगे। ऋषि जी, मेरा निवेदन था आपको पूरा बयान में दीजिए। मैंने जब बोला 15 महीने के सरकार के ऊपर भी था, हमारी सरकार आने के बाद जो हमने किया ये उसके ऊपर भी था, और इनके क्रियाकलापों के ऊपर भी था। हर जगह पर जब जनता चुनती है तो सारी चीजों को, सारे मुद्दों को देखते, हर चीज के अंदर आपने करा क्या 15 महीने के अंदर अगर उठा के देखा जाए, अगर आप सर्च करते, मैं तो बोलता हूँ गूगल के ऊपर कि 15 महीने में कमलनाथ की सरकार, तो एक फोटो वो भी दिख जाता है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, तो वो भी दिखता है, वो भी ट्रेंड के अंदर है, तो उसको नकारा नहीं जाता। लेकिन 15 महीने में जो 2 चीजें थी, एक तो इन्होंने जो अपने वचन दिए और उन वचनों को इन्होंने झूठा साबित करा, उनका कोई काम नहीं करा। दूसरा जो हमारी योजना बंद करने का काम करा, ये उसके ऊपर बड़ा ऑर्डर था। संबल योजना वाली बात हो जाए, मेघावी छात्र योजना वाली बात हो जाए, इन्होंने तो बोल रहे हैं ना कि आंगनबाड़ी के अंदर जो हमारी माता बहनों के अंदर गोद भराई का कार्यक्रम होता है वो लड्डू तक छीनने का काम कर दिया था। तो कमलनाथ जी ने करा कुछ नहीं, आपने किसानों का कर्जा माफ करने का काम नहीं करा, आपने बेरोजगारी भत्ता देने का काम नहीं करा, आपने किसी को नियमित करने का काम नहीं करा, और करा क्या आपने? तो करा तो फिर वही फोटो दिखता है ना कमर में हाथ डालने वाला, तो वो विषय तो है। हिदायतुल्लाह शेख साहब का ये कहना है कि आप गूगल कीजिए कमलनाथ सरकार, तो कमर वाला फोटो आपको दिखाई देता है, और तमाम वो जो अगर कामों को वो गिनाते हैं तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। धर्मेंद्र जी, गूगल भी नहीं कह रहा कि हम चुप हो जाएं। मेरा अरुण जी एक छोटा सा, मुझे तो 5 ऐसी चीजें बता दे कांग्रेस जो 15 महीने में कर दी, जो हमने बोला था
चीजें हमने कर दी तो हो गई, और जिसको यहाँ पर बैठा हो चलिए जवाब लेने दीजिए, जवाब सुन लीजिए धर्मेंद्र जी। 15 साल में शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल बना दिया था। 15 साल में किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 बना दिया था। मेरी बात का आपको तो लीजिए, लेने दीजिए, आपकी बात 15 साल में मध्य प्रदेश की जनता को छला, झूठे वादे किए, 22-23 हजार घोषणा की, इसलिए तो जनता ने आपको रखा था। लेकिन आपने छल से, धोखे से, प्रपंच से, पैसे की दर पर फिर से वोट तंत्र की जो सरकार थी उसे नोट तंत्र पर आपने खरीद लिया। आज जनता के बीच में हम लोग गए और जनता को हमने बताया कि किस तरीके से इन्होंने आपके वोट को बेचा है, गद्दारी की है। अब जनता का जो मैंडेट होगा वो हम लोग स्वीकार करेंगे। आप मेन रिजल्ट तक तो रुकिए, अभी 12-1 बजे के बाद जो स्थिति आएगी ग्वालियर चंबल से ही आप शुरुआत कर लीजिए। ये अभी जैसे मऊ सर ने कहा कि इमरती देवी जीती दिख रही है, इमरती देवी जी का जो चुनाव हारने का रेशो होगा वो 20 से 30 हजार वोट होगा। जो मेरे व्यक्तिगत पोलिंग और बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जो चर्चा हुई है, उनकी वोटिंग के अनुसार ये आंकड़े आपको बिल्कुल विपरीत में जाएंगे। हिदायतुल्लाह तो साहब, अगर धर्मेंद्र जी आंकड़े विपरीत भी मान लें तो अभी की जो टैली है वो ये कह रही है कि कांग्रेस 9 और बीजेपी 18, और अगर ये उल्टा भी हो जाता तब भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। आप तो फिर भी सरकार बनाते नहीं दिख रहे हैं। सरकार बने ना बने वो एक अलग विषय है, वो तो जनता तय करेगी। अभी जनता के बीच में हम लोगों ने जनता को इतना जो मेन विषय था वो बताया कि आपने अपनी सरकार चुनी थी कांग्रेस की, आपने मैंडेट दिया था कांग्रेस को, और इतने छल से, नोट तंत्र से आपके वोट तंत्र की सरकार को गिराकर आपके साथ विश्वासघात किया है। ऐसे विश्वासघात ये ऋषि सर, ये वो जो कॉन्फिडेंस है ये कांग्रेस में कहां से आ रहा है? यानी जितने भी पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषण करने वाले वरिष्ठ हैं, वो तो बिल्कुल अलग ही बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे की आप कहानी क्या समझते हैं ऋषि सर? देखिए, 2 चीजें इसमें, बहुत सीधी सी बात, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि ये जो 28 में से 27 सीटें उसकी खुद की थी और वोट का एक बहुत बड़ा अंतर था पिछले चुनाव में, तो कितनी भी गैप को भर लेगी बीजेपी, पर कुछ सीटें भी कांग्रेस से निकाल लेगी, एक चीज। दूसरी चीज ये था कि जो कांग्रेस को जो अपनी सरकार की जो नीतियां थी जिसके दम पे वो चुनाव में उतरी थी, वो कन्यादान से लेके तमाम जो किसानों का जो मुख्य मुद्दा था, उन सब पे कांग्रेस को भरोसा था कि ये सारी चीजें जनता में काम करेगी और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट के ऊपर उनके मुद्दे भारी रहेंगे। तीसरा, जिस चीज को कांग्रेस को सबसे ज्यादा भरोसा था वह चीज थी नेताओं की, उम्मीदवारों की छवि को खंडित करना। उस छवि को खंडित करने के में जो करोड़ों के लेन देन के आरोप लगे, जगह जगह कई सारी जगह ऐसे इंसिडेंट भी हमने देखे कि जो वोटर है वो कैंडिडेट से उस कथित रकम के बारे में बातचीत करता हुआ प्रचारित किया गया, जो कि जिसको लेके कांग्रेस ने एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश रेट लिस्ट जारी की। तो ये कुछ ये जो 3-4 फैक्टर थे जिसके दम पे कांग्रेस को लग रहा था कि ये, और सबसे महत्वपूर्ण था कांग्रेस के सामने को ये भी लग रहा था कि ये जो बाहर से आए हुए जो आयातित उम्मीदवार है और जो बीजेपी का जो मूल कैडर है वो कहीं ना कहीं इनके आने से जो उपेक्षित महसूस करेगा और वो भीतरघात करेगा। वो भीतरघात तो हुआ होगा, लेकिन उस स्पीड से या उस क्षमता का नहीं हुआ जो कांग्रेस को लाभ पहुंचाता और कांग्रेस की सरकार बनाने में सहायक होता। ये कांग्रेस के कॉन्फिडेंस के मुख्यतः यही आधार थे। धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि बीजेपी ने आपके वोट जो उम्मीदवार थे, जो विधायक थे, उनको खरीद लिया। अगर मान लिया जाए आपकी बात, 4 सर्वे आपने कराए, कमलनाथ से लेके पूरी पीसीसी ने सर्वे कराए, दर्जनों उम्मीदवार एक सीटों पर थे, आपने वो चेहरे चुने जिनको टिकट दिया जो चुनाव जीते। तो आपको नहीं लगता जिन्होंने ऐसे बिकाऊ लोगों का चयन किया था उन पर भी कोई एक्शन लेना चाहिए? उनका कोई नैतिक दायित्व है कि वो जब वो चले गए तब जिम्मेदारी लेते, या जब आप चुनाव हार रहे हैं तब वो जिम्मेदारी लें? ये संगठनात्मक तौर पर संगठन विचार करेगा। हमने एक नेता को बनाया, एक नेता को पहचान दी, क्या पता था वो पीठ में खंजर घोंपेगा। गलती आपकी भी तो रही होगी कहीं ना कहीं। गलती आपकी भी तो रही होगी। जो राजनीति है
जिस परिवार से पहचान बनी, जिस परिवार से आपको नाम मिला, सम्मान मिला, और आपने अंत में अपने फायदे के लिए सौदा कर उस परिवार से धोखा कर दिया, तो ये तो उनके नैतिक विचार है ना, ये उनकी चाल चरित्र चेहरे को वो खुद अपने कर्तव्यों से और अपने किए गए कार्यों से उजागर कर रहे हैं। जनता को ये देखना है कि हमको कैसा नेता चाहिए। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रेमचंद गुड्डू, इन नेताओं को आप किस कैटेगरी में रखेंगे फिर? नहीं, इन लोगों ने जनमत नहीं बेचा था। ये ऐसा नहीं किया कि इन्होंने अपनी विधायक बनने के बाद प्रेमचंद गुड्डू ने तो बी फार्म अपने बेटे के नाम कर दिया था। भरे सदन में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने जो कुछ किया आपको पता है, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है? ये एक नेता जिसको हमने ग्वालियर अंचल का छत्रप बनाया, ग्वालियर अंचल में सबसे बड़ा उसको पार्टी का हिस्सा बनाया, वो व्यक्ति जिसको सब कुछ दिया, सांसद से लेके केंद्रीय मंत्री से लेके चाहे प्रचारक तक बनाया, राष्ट्रीय महासचिव तक बनाया, और वो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने सौदे की राजनीति को आगे रखते हुए आज दल बदल कर गया और अपनी मान सम्मान पार्टी से गद्दारी कर गया। ये मूल विषय कार्यकर्ताओं के लिए है, जनता के लिए है। बाकी अब क्षेत्र की जनता जब रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा कि इन गद्दारों के कितने साथ है, कितने खिलाफ है। मुझे लगता है हिदायत जी के पास आपके सवाल का जवाब है। नहीं, मेरे पास तो मनोज धर्मेंद्र जी के एक सवाल का जवाब है, जो इन्होंने बोला संगठन विचार करेगा। मनोज जी जरा इसी देखिएगा, संगठन कैसा विचार करेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के जो सदन के अंदर नेता है वो कमलनाथ जी विचार करेंगे। कमलनाथ जी के निर्णय के ऊपर जो आप बात कर रहे थे, मतलब कांग्रेस के अंदर कमलनाथ जी का नेता भी कमलनाथ जी का अध्यक्ष भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी ने चुनाव लड़ा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी ने सारे निर्णय लिए। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर हमारे नेता अगर सदन के अंदर है और जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा वो शिवराज सिंह जी चौहान है, वो मेरे भी नेता है, वो वीडी शर्मा जी के भी नेता है। हमारे मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी है, वो मेरे भी अध्यक्ष है, वो शिवराज सिंह चौहान जी के भी अध्यक्ष है, वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के भी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष है। ये भारतीय जनता पार्टी, जब हम विपक्ष के अंदर थे, जब सदन के अंदर नेता हमारे गोपाल भार्गव जी थे, सचेतक हमारे नरोत्तम मिश्रा जी थे, यहाँ तो कमलनाथ जी, ये भी कमलनाथ जी, वो भी कमलनाथ जी, तुम भी कमलनाथ जी, हम भी कमलनाथ जी। कौन करेगा संगठन? भावी मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी है। मनोज जी ने उसका जवाब है आपके पास। अगर ये निर्णय गलत हुए थे तो कौन किसके ऊपर आप निर्णय करेगा? ये एक चीज और जोड़ लीजिए, भावी मुख्यमंत्री भी कमलनाथ है। हाँ, भावी मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी है, और भविष्य के अंदर मतलब सांसद भी कमलनाथ जी, विधायक भी कमलनाथ जी, हर चीज के ऊपर कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी, आप कमलनाथ जी के मामले पे बैठक कर कमलनाथ जी पे, और आप जो भी अगर आप बोल रहे हैं निर्णय करने वाले, तो सारा सब कुछ वही। और ये निर्णय की जानकारी भी मनोज जी आपको कमलनाथ जी ही देंगे, कोई दूसरा नहीं देगा। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा वक्त कम है और आपने भी हमें समय के बाउंडेशंस दी हुई हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि लगातार जो रुझान आ रहे हैं उनको तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, और इसी बीच जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इन रुझानों को लेकर वो भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। नरोत्तम मिश्रा साहब ने भी अनादि टीवी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवा देते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी बाइट्स है जो हमारे पास आई हैं इस चुनावी रुझानों को लेकर। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा साहब क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। हमारे साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, शुरुआती रुझान में 18 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, क्या यह सिलसिला जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। आखिरी रुझान में भी बीजेपी आगे रहेगी। जनता का साथ है, जनता पार्टी है। कमलनाथ जी का कहना है कि 1 घंटे रुक जाओ फिर देखो मतदान परिणाम किस तरह से सामने आते हैं। उनके कहने से 2 घंटे रुक जाओ, क्या दिक्कत है? बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर 2 घंटे भी रोकें तो रुकने में क्या है? इसके अलावा एक दिग्विजय सिंह ट्वीट भी कर रहे हैं कि मंगल को मतदान हुआ है, मंगल को परिणाम आ रहे हैं। जनता का मंगल होगा, किसान का मंगल होगा, गरीब का मंगल होगा। ये चुनाव में खास तौर पर 6 महीने के कार्यकाल या पिछले 15 सालों का कार्यकाल, किस पर भरोसा जनता ने जताया जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पे, शिवराज सिंह जी पे। बिल्कुल, ये थे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जनता ने
जनता ने भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी में। अब देखना होगा आपसे कुछ ही देर बाद किस तरह से परिणाम निकलकर सामने आते हैं। कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए। अधिकांश सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं। किस तरह का आज रिजल्ट आने की संभावना? देखिए, रिजल्ट तो संभावना जो पहले थी वही है। एग्जिट पोल भी कह रहा था, फील्ड में जनता में हम लोग जा रहे थे, तब भी जनता का जो समर्थन था उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर चुनाव जीतेगी। कमलनाथ जी कह रहे हैं इंतजार करिए। बिल्कुल इंतजार करिए। कमलनाथ जी इतने दिनों इंतजार किया तो 1-2 घंटे और कर लेते हैं। हनुमान जी की बात कर रहे हैं, मंगलवार की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं। ये बार-बार क्यों बात कर रहे हैं? हनुमान जी सबके हैं, कोई उनके हैं क्या अकेले? जी। और वो तो राम में विश्वास नहीं करते तो हनुमान जी में विश्वास कैसे है उनको? जी। ये तो वो कैरेक्टर है देश के, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कि ये न धर्म में विश्वास करते, न इनको संस्कृति में विश्वास है और न इनको भगवान में विश्वास है। जब राम के अस्तित्व पर तुम्हारा सवाल उठाते थे तो आज आप हनुमान भक्त बने तो अच्छी बात है, मतलब ये गलत नहीं मानता मैं, अच्छी बात है। तो अगर आप हनुमान भक्त हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन मंगलवार सबके लिए, हमारे लिए भी है, हनुमान जी हमारे लिए भी है, तो हमारे ऊपर ही हनुमान जी की कृपा है। गलत नहीं है क्यों? बिल्कुल, ये थे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी। इनका यही कहना है कि अधिकांश सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी और हनुमान जी की कृपा भाजपा पर ही रहेगी। कैमरामैन मनीष के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अधवरियो। मध्य प्रदेश में 28 तो हनुमान जी की कृपा सभी पर रहेगी, लेकिन खास कृपा किस पर रहेगी ये शाम तक आपको पता चलेगा, क्योंकि नतीजे शाम तक आएंगे। फिलहाल ये रुझान है और रुझानों के हिसाब से भी आप देखिए 17-18 सीटें लेते हुए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास 9 से 10 सीटें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे भी होते रहेंगे। और अगर ये उलट भी हो जाते हैं, यानी अगर 9 भी अगर बीजेपी के पास आ जाती है और 17-18 के साथ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अगर 9 भी भारतीय जनता पार्टी के पास आती तो भी वो सरकार बनाती हुई दिख रही है और कांग्रेस को पूरी की पूरी 28 सीटें चाहिए, तब जाके वो सरकार बना सकती है। और बिहार के रुझान भी आप देख ही रहे हैं किस तरह से सामने आ रहे हैं। लगातार इन रुझानों पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे जैसे आंकड़ों में तब्दील होंगे वो भी हम हर अपडेट के साथ आपके पास पहुंचेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा हमें, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो और भी अपडेट्स हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए अनादि टीवी के साथ। छोटा सा ब्रेक।